रिया की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। घर में सबके चेहरे पर खुशी थी कि बहू समझदार और शालीन निकली। सुबह वह समय पर उठकर सास सावित्री देवी के साथ रसोई में हाथ बटाती, ससुर जी को दवा देती और पति आदित्य के लिए टिफिन भी बड़े मन से तैयार करती। उसकी बातें इतनी मीठी होती कि हर कोई सोचता कितनी संस्कारी और परफेक्ट बहू आई है। पहले हफ्ते तक सब कुछ बहुत अच्छा चला। सावित्री देवी बार बार कहती, बेटा हमें तो लगा था नई पीढ़ी की लड़कियां अब घर का काम नहीं करती, पर तुम तो सच में लक्ष्मी निकली। रिया बस मुस्कुराकर झुक जाती और धीरे से कहती, माँ जी अब ये घर मेरा भी तो है, आपका बोझ बांटना ही मेरा फर्ज है। लेकिन असली तस्वीर धीरे धीरे सामने आने लगी। रिया छोटी छोटी बातों पर राय देने लगी। अगर सावित्री देवी सब्जी काट रही होती तो रिया पास आकर मुस्कुराकर कहती, माँ जी आप तो बहुत अच्छा बनाती है, बस एक सलाह दूँ, आलू थोड़ा छोटा काटा जाए तो जल्दी गलते हैं और स्वाद भी अच्छा आता है। सुनने में यह सिर्फ मदद लगती थी, लेकिन धीरे धीरे रसोई का घर का हर काम उसी की मर्जी से होने लगा। एक दिन ससुर जी ने कहा, आज तो बहुत दिनों बाद खीर खाने का मन है। रिया हंसते हुए बोली, जरूर बाबा जी, मैं अभी बना देती हूँ। वैसे शुगर आपके लिए ठीक नहीं तो मैं गुड़ डाल दूंगी, आप देखना स्वाद दोगुनी हो जाएगा। सबको लगा कि रिया कितनी सोचने वाली बहू है, सबका कितना ख्याल रखती है, पर असल में धीरे धीरे उसने यह जताना शुरू कर दिया कि किसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। घर के खर्चे में भी उसने बहुत मीठे अंदाज में अपनी जगह बना ली। एक शाम जब आदित्य ऑफिस से लौटा तो उसने मुस्कुराकर कहा, आदित्य तुम तो बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हें पैसों की प्लानिंग का समय कहाँ मिलता होगा। क्यों ना ये जिम्मेदारी मैं ले लूँ, इससे माँ जी को भी आराम मिलेगा और तुम भी तनाव से मुक्त रहोगे। आदित्य को बात समझदारी भरी लगी। उसने कहा, ठीक है देख लो, पर माँ से पूछ लेना। रिया ने वही जाकर सावित्री देवी से कहा, माँ जी अब क्या, आप क्यों थकती है, खर्चा मैं संभाल लूँगी, आपको तो अब आराम करना चाहिए। सावित्री देवी ने सोचा कि बहू कितनी सेवा भाव वाली है और बिना सोचे समझे सब हिसाब किताब उसके हाथ में दे दिया जाए। धीरे धीरे घर में सबको एहसास हुआ कि रिया अब सिर्फ मदद नहीं कर रही, बल्कि घर को अपने ढंग से चलाने लगी है। लेकिन उसका तरीका इतना मीठा था कि कोई खुलकर कुछ कह भी नहीं पाता। और फिर एक दिन रिया ने हंसते हंसते पूरे घर के सामने ऐसी बात कह दी कि सब चौंक गए। माँ जी अब तो आप सच में आराम कीजिए, आज से इस घर में सब मेरी मर्जी से होगा, यानी आज से इस घर में सिर्फ मेरी चलेगी। सबको यह मजाक जैसे लगा, पर रिया की आंखों की चमक ने बता दिया कि यह मजाक नहीं बल्कि उसका असली इरादा है। रिया के उस हल्के से मजाक जैसे ऐलान के बाद सब हंसकर टाल दिए गए थे। सावित्री देवी ने भी सोचा, नई बहू है, थोड़ा जोश दिखा रही है, चलो मन रखने को बोल दिया होगा। लेकिन असल में रिया धीरे धीरे अपना सिक्का जमाना शुरू कर चुकी थी। अब घर की रसोई पर पूरी तरह उसी का अधिकार था। पहले वह कहती, माँ जी आप आराम करिए, मैं बना लूँगी। फिर धीरे धीरे उसने तय करना शुरू कर दिया कि आज कौन सी सब्जी बनेगी और किस मसाले से बनेगी। अगर कोई और सुझाव देता तो वह मुस्कुराकर कहती, हाँ हाँ आपकी बात सही है, लेकिन मैंने सोचा इस बार थोड़ा बदलाव कर देते हैं, सबको अच्छा लगेगा। और सच में खाने का स्वाद अच्छा होता तो बाकी सब चुप हो जाते। इस तरह मीठे बोलों में उसने रसोई पर पूरा कब्जा कर दिया। पैसों के मामले में भी वही हुआ। रिया अक्सर कहती, माँ जी आजकल चीज़ें महंगी हो गई है, आप क्यों न परेशान हो, मैं हर चीज़ का हिसाब लिख लूँगी ताकि कोई गलती ना हो। और धीरे धीरे महीने का पूरा बजट उसी की कॉपी में दर्ज होने लगा। सावित्री देवी को लगा कि बहुत जिम्मेदार है, लेकिन असल में अब बिना रिया की अनुमति के घर में एक रुपया भी खर्च नहीं हो सकता। सबसे बड़ा असर आदित्य पर दिख रहा था। पहले आदित्य ऑफिस से लौटकर माँ से बातें करता, उनके पास बैठकर दिन भर का हाल बताता। अब रिया हंसते हुए बीच में बोल पड़ती, अरे माँ जी आदित्य को इतना मत घेरिए, बेचारा दिन भर ऑफिस में थकता है, अब इसे थोड़ा मेरे पास बैठने दीजिए। सावित्री देवी मुस्कुरा देती, लेकिन उनके दिल में चुभन रह जाती। रिया धीरे धीरे घर के रिश्तों पर भी पकड़ बनाने लगी।
प्रीति जब कॉलेज से लौटती तो रिया मीठे स्वर में कहती, प्रीति तुम थक जाती हो, मैं समझती हूँ, लेकिन अगर तुम शाम को आधे घंटे कपड़े तक कर दोगी तो माँ जी को बहुत आराम मिलेगा। और देखो, घर के कामों में हाथ बटाना ही तो असली बहन बेटी की पहचान है। प्रीति को बात मीठी लगती और वह मना नहीं कर पाती। धीरे धीरे घर में हर कोई रिया के हिसाब से काम करने लगा, लेकिन किसी को यह महसूस नहीं हुआ कि यह सब प्यार और मीठे बोलों में लिपटा हुआ दबाव है। और फिर एक दिन जब सब खाने की मेज पर बैठे थे, रिया मुस्कुराकर बोली, माँ जी, पापा जी, मैंने सोचा कि अब इस घर का हर काम, हर खर्च, हर नियम एक सिस्टम से होगा। सबका फायदा होगा और सिस्टम तो एक ही होता है, इसलिए आज से इस घर में सिर्फ मेरी चलेगी। सब हंस दिए जैसे यह मजाक हो, लेकिन सावित्री देवी के दिल में हल्की सी चिंता बैठ गई। क्या सच में ये बहू अब घर अपने हिसाब से चलाएगी? रिया की मीठी बातें अब पूरे घर पर असर डाल रही थी। धीरे धीरे उसने यह जताना शुरू कर दिया कि वह सिर्फ बहू नहीं बल्कि इस घर की असली मुखिया है। पर उसने कभी सीधे साधे या नहीं कहा, बल्कि हर बार मुस्कुराते हुए ऐसे ही जताया जैसे सबकी भलाई चाहती हो। पहली बार यह सब तब महसूस हुआ जब सावित्री देवी की बहन अपने बच्चों के साथ मिलने आई। सावित्री देवी बहुत खुश थी, लेकिन तभी रिया ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, मेहमानों का स्वागत करना तो अच्छा लगता है, लेकिन आप थक जाती है। क्यों ना आगे से आप पहले मुझे बताते, मैं सब अरेंज कर दूंगी। आखिर घर की बहू हूँ, मेहमानों की देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। सबको यह सुनकर अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे रिया ने तय करना शुरू कर दिया कि कौन घर आएगा और कौन नहीं। अगर कोई अचानक मिलने आता तो वह मीठे स्वर में कहती, अरे आप आज तो गए, लेकिन अगली बार जरा फ़ोन कर लीजिएगा, माँ जी को थोड़ी तैयारी का समय मिल जाएगा। सुनने में यह शिष्टाचार लगता था, लेकिन असल में यह घर पर पहरा लगाने का तरीका था। यहाँ तक कि मोहल्लों की औरतें भी धीरे धीरे सावित्री देवी से मिलना कम आने लगी, क्योंकि यह हर बार रिया ही सामने आकर बात करती और कहती, माँ जी सो रही है, आप बाद में आ जाइए, या फिर आज तो माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, आप फिक्र न कीजिए, मैं सब संभाल रही हूँ। घर वाले यह सब देखकर चुप रह जाते। उन्हें लगता कि बहू कितनी जिम्मेदार है, लेकिन असल में सावित्री देवी अंदर ही अंदर अकेली पड़ने लगी थी। पैसों के मामले में भी यही हुआ। अगर ससुर जी राजेश्वर प्रसाद किसी काम के लिए पैसे मांगते तो रिया हंसते हुए नोट निकालते और कहते, बाबा जी, आप क्यों टेंशन लेते हैं, ये सब मेरा काम है, आप बस आराम कीजिए, आपकी हर ज़रूरत मैं पूरी करूँगी। राजेश्वर प्रसाद जी सोचते हुए बहू कितनी सेवा भाव वाली है, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि अब घर का खर्चा रिया की इजाज़त पर ही निर्भर हो गया है। आदित्य पर तो रिया का जादू बुरी तरह चल चुका था। वह हमेशा कहती, आदित्य तुम माँ बाप को लेकर परेशान मत हुआ करो, अब मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगी, तुम्हें बस अपने काम पर ध्यान देना है। आदित्य को यह सुनकर लगता कि यह सच में रिया घर की जिम्मेदारियां उठा रही है, और वह और भी ज़्यादा चुप रहने लगा। एक दिन सब खाने की मेज पर बैठे थे। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, पापा जी, मैंने सोचा कि अब घर की इज्जत और रिश्तेदार भी मेरी जिम्मेदारी है। कौन हमारे घर आएगा और कौन कब जाएगा, किससे कितना मेल जोल होगा, ये सब मैनेज करूँगा। आपको तो बस चैन की ज़िंदगी जीनी है। सुनने में बात कितनी मीठी थी, लेकिन सावित्री देवी के दिल में यह बात चुभ गई। उन्होंने महसूस किया कि बहू धीरे धीरे सब पर पर्दा डालकर खुद ही असली मालकिन बनती जा रही है, और रिया की आंखों में वही चमक थी, जैसी कह रही हो, आज से इस घर में सिर्फ मेरी चलेगी। रिया अब घर की हर छोटी बड़ी बात अपने हिसाब से तय करने लगी थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा हथियार था आदित्य। उसने समझ लिया था कि अगर पति को पूरी तरह अपने पक्ष में कर लिया तो सास ससुर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आदित्य पहले अपनी माँ से हर बात साझा करता था। ऑफिस में क्या हुआ, किससे मुलाकात हुई, महीने का बजट कैसा चल रहा है, सब माँ को बताता। लेकिन अब रिया बड़ी ही मीठी मुस्कान के साथ कहती, आदित्य, तुम तो सच में बहुत भोले हो, माँ जी को इतनी टेंशन क्यों देते हो, वो बूढ़ी हो रही है ना, उन्हें आराम करने दो।
अब घर की बहू मैं हूँ, तुम्हारी बातें मुझे बताओ, आखिर तुम्हारी सच्ची हमराज मैं ही हूँ। आदित्य को यह सुनकर लगता कि रिया सच कह रही है और धीरे धीरे उसने माँ से बातें कम करनी शुरू कर दी। सावित्री देवी को हैरानी होती कि बेटा अब उतना पास क्यों नहीं बैठता जितना पहले बैठा करता था। रिया अक्सर आदित्य के सामने सास ससुर की छोटी छोटी कमियां मीठे अंदाज में रखती, जैसे माँ जी तो बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी पुरानी सोच से बाहर नहीं निकल पाती। तुम तो जानते हो ना, मैं सिर्फ घर के लिए कहती हूँ। या फिर पापा जी कितने सीधे हैं, किसी को भी पैसे दे देंगे। इसीलिए मैं ही सोचती हूँ कि खर्चे पर नज़र रखूँ, वरना तुम पर बोझ बढ़ जाएगा। सुनने में यह सब आदित्य को घर की भलाई जैसे लगता, लेकिन असल में रिया धीरे धीरे उसके दिल में यह बात बिठा रही थी कि माँ बाप अब फैसले लेने लायक नहीं रहे। एक शाम आदित्य ने कहा, रिया माँ कह रही थी कि इस बार तीज पर वो पूजा करेगी। रिया ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया और बोली, आदित्य मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, अगर मैं पहली बार यह व्रत करूँगी तो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। माँ जी ने तो पूरी जिंदगी कर लिया, अब उन्हें आराम देना ही तुम्हारा फर्ज है। क्यों ना इस बार तुम खुद जाकर उन्हें मना कर दो। आदित्य पहले झिझका, लेकिन रिया की मीठी बातों और मोहक मुस्कान ने उसे मानने पर मजबूर कर दिया। उसने माँ से कह दिया, माँ इस बार पूजा रिया ही करेगी, आपको आराम करना चाहिए। सावित्री देवी का दिल बैठ गया, लेकिन बेटे की खुशी के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे आदित्य माँ बाप की बातों पर ध्यान देना छोड़ने लगा। अगर माँ कोई सलाह देती तो वह कह देता, माँ रिया ठीक कहती है। और अगर पापा किसी खर्च की बात करते हो तो कहता, अब सब रिया संभाल रही है, आप उनसे पूछ लीजिए। रिया की यही चाल थी, मीठे बोल और प्यार भरे अंदाज से आदित्य को पूरी तरह अपने पक्ष में कर लेना। अब घर में अगर कोई अपनी बात करता भी तो आदित्य आगे बढ़कर उसकी ढाल बन जाता, और जब भी रिया पूरे घर के सामने कोई नई शर्त रखती तो आदित्य खुद कह देता, रिया जो कह रही है वही सही है, अब से घर उसी के तरीके से चलेगा। सावित्री देवी के दिल में एक ही बात गूंज रही थी, यह बहू सचमुच मीठी छुरी है, अब बेटे तक को अपने काबू में कर चुकी है। रिया का असर अब घर की चार दीवारों से बाहर तक पहुंचने लगा था। पहले जहां रिश्तेदार आते तो सावित्री देवी गर्व से कहती, यह मेरी बहू है, घर की शान है। वही अब रिया खुद आगे बढ़कर हर बात संभालने लगी। एक दिन आदित्य के चाचा चाची मिलने आए। सावित्री देवी ने सोचा कि वे अपनी बहन से ढेर सारी बातें करेगी, लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने लगी, रिया मुस्कुराकर बीच में बोल पड़ी, चाची जी माँ जी बहुत थक जाती है, इसीलिए मैंने कहा कि अब से मेहमानों की खातिरदारी मैं करूँगी। आखिर घर की इज्जत अब मेरे हाथ में है। सुनने में यह बात बहुत प्यारी लगी, लेकिन सावित्री देवी को लगा जैसे किसी ने उनका हक धीरे उनसे छीन लिया हो। रिया अक्सर रिश्तेदार के सामने अपनी मीठी बातें कहकर माहौल ऐसा बना देती कि सबको वही समझदार और सही लगती। अगर कोई सावित्री देवी से कुछ पूछता तो वह बीच में बोल पड़ती, माँ जी तो पुरानी सोच से देखती है, आप मुझसे पूछिए, आजकल का ज़माना बदल गया है, आप देखिए मैं सब मैनेज करती हूँ। सबको लगता कि बहू कितनी आधुनिक और समझदार है, लेकिन सास के लिए यह एक और ताने जैसा था। बाहर भी यही हाल था। मोहल्ले की औरतें जब आती तो रिया मुस्कुराकर कहती, माँ जी अब बूढ़ी हो गई है, उन्हें आराम करना चाहिए, आप उनसे कम बात करें, मैं बैठती हूँ आपके साथ। धीरे धीरे सावित्री देवी मोहल्ले में भी अकेली पड़ने लगी। ससुर जी भी कई बार चुपचाप आहत हो जाते। एक दिन बाजार जाने की बात चली तो राजेश्वर प्रसाद बोले, मैं चला जाता हूँ, सब्जी और राशन ले आऊँगा। रिया तुरंत हंसकर बोली, अरे पापा जी आप क्यों परेशान होंगे, आपकी उम्र अब घर पर आराम करने की है, अब ये सब काम मैं और आदित्य देख लेंगे, आप बस आशीर्वाद दीजिए। बात मीठी थी, लेकिन असल में वह धीरे धीरे उन्हें यह एहसास करा रही थी कि अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं। सबसे चुभने वाला पल तब आया जब तीज के व्रत पर पूरा परिवार इकट्ठा था। रिश्तेदारों के सामने रिया ने बहुत प्यार से कहा,
देखिए माँ जी ने कितने साल तक ये व्रत किया, अब ये सब मैं करूँगी। आखिर घर की इज्जत मेरी जिम्मेदारी है। रिश्तेदारों ने तालियां बजाई और रिया की तारीफ की। वाह, क्या संस्कारी बहू है।